जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के इस कड़ी में मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो बीए तीनों क्लास के लिए और एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में जो साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि मौर्य वंश के बारे में कुल हमारा 3 वीडियो आएगा। एक वीडियो जो हमने इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना और बिंदुसार की चर्चा की है। उसके अलावा एक वीडियो में हम अशोक की चर्चा करेंगे और उनके बाद के जो शासक हैं, और जो तीसरा वीडियो आएगा वो मौर्य समाज के बारे में रहेगा। मौर्य समय का जो आर्थिक इतिहास है, जो सामाजिक इतिहास है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की थी। उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मौर्य वंश के शासकों के वर्ण के विषय में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन बौद्ध व जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। कौन सा क्षत्रिय कहा गया है? मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं। तो मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो पहले शासक हैं, 323 ईसा पूर्व से लेकर 295 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं और इस वंश के पहले शासक हैं। आगे हम देखेंगे तो उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम मूर था। संस्कृत में मूर का मतलब होता है मौर्य। ऐसा कई किताबों में मिलता है कि संस्कृत में मूर का मतलब होता है मौर्य, और इसी कारण से इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। जबकि कई किताबों में ऐसा लिखा है कि जो यह मूर था वह नेपाल का एक क्षेत्र था, तराई का क्षेत्र, और ये वहाँ के राजा की लड़की थी। इनकी माता नेपाल के तराई राजा की लड़की थी और उनके राज्य में मोर बहुत थे, इसलिए इनका नाम मूरा पड़ा और इनकी माता का नाम जो है मूरा पड़ा और इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। आगे आइए हम देखते हैं। तो इसने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ब्राह्मण साहित्य और पुराणों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को उसमें शूद्र बताया गया। अगर हम ब्राह्मण साहित्य या पुराणों की बात करते हैं कि पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो पुराणों में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको शूद्र कहा गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, ये क्षत्रिय था। जबकि विशाख दत्त जिन्होंने लिखा है मुद्रा राक्षस, उसमें मौर्यों के लिए एक शब्द यूज किया गया है जिसको कहा गया है ब्रिसल। ब्रिसल का अर्थ होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला। अर्थात जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें इनको शूद्र कहा गया। बौद्ध और जैन ग्रंथ इनको क्षत्रिय मानते हैं। विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखा है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। यूनानी लेखक प्लूटार्क की अगर हम बात करें कि प्लूटार्क क्या कहता है, तो प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त के बारे में कहा कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था और उस पर अधिकार कर लिया था। ऐसा कहना है प्लूटार्क का। और प्लूटार्क के ही एक साथी हैं जस्टिन, वे इस विचार से अपनी सहमति बताते हैं कि हाँ, ऐसा ही था कि कोई व्यक्ति चंद्रगुप्त था जिसकी सेना 6 लाख की थी और उसने संपूर्ण भारत को विजय प्राप्त कर लिया था। आगे हम लोग देखते हैं। तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन जो यूनानी शासक था सेलुकस निकेटर, उसको पराजित किया था। और सेलुकस निकेटर को पराजित करने के बाद सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी लिया और बदले में अपनी पुत्री का विवाह, इनके पुत्री का नाम क्या था? हेलिना। सेलुकस के पुत्री का नाम था हेलिना। तो हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उनको 500 हाथी देते हैं अपने ससुर को। और विवाह हो गया तो दहेज की बात आती है। तो दहेज दिया क्या? एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपनी सडाई, यानी हेरात, काबुल, कंधार और इन क्षेत्रों को उन्होंने दहेज में इनको दिया था। आगे हम देखते हैं। तो दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और चारों प्रांत दहेज में दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक दार्शनिक दिया था। वो दार्शनिक कौन था? मेगस्थनीज, यानी मेगस्थनीज भी दहेज में आया था। और मजे की बात है कि इस युद्ध का वर्णन किसने किया? तो इस युद्ध का वर्णन किया है एक यूनानी लेखक हैं एप्पियानस। एप्पियानस ने इस युद्ध का वर्णन किया कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान यानी कि फारस से लेकर
पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला था, उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कर्नाटक यानी कि मैसूर तक फैला हुआ था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम कह पाएंगे कि इनके राज्य में जो एकदम नीचे के दक्षिण राज्य थे यानी कि तमिलनाडु और केरल, यह राज्य मौर्यों के अधिकार में नहीं आए थे। आगे आइए हम लोग देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर के पूरब में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की जो विजय के संबंध में जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है तमिल ग्रंथ है अहनानूर और मुरनानूर। दो ग्रंथ हैं तमिलों के, अहनानूर और मुरनानूर। वहाँ से अशोक के अभिलेख मिलते हैं। जो तमिल ग्रंथ हैं अहनानूर और मुरनानूर, वहाँ उसमें जो है अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए थे तो उन अभिलेखों की चर्चा इन किताबों में की गई है। और हम इस तरह से मान लेते हैं कि मौर्यों ने उसको भी जीता होगा, तभी उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की बात करें तो बंगाल में एक स्थान है महास्थान, और वहाँ एक अभिलेख प्राप्त हुआ महास्थान का अभिलेख। ये अभिलेख किसका है? ये भी अशोक का अभिलेख है। जब हम लोग अगले वीडियो में अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो उनके सारे अभिलेखों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता रहता है। तो बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय का वर्णन कहाँ से मिलता है? महास्थान अभिलेख से मिलता है। अपने जीवन के अंतिम चरण में उसने अपने पुत्र को अपना राज्य सौंप दिया और वह राज सिंहासन छोड़ करके चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला जाता है, किसके साथ जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाता है और गुरु बनाता है भद्रबाहु को, और उनके साथ में दक्षिण भारत में चला जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? श्रवणबेलगोला में चला जाता है और 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर देता है। जैन धर्म में उपवास को क्या कहा जाता है? संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा। संथारा या संलेखना प्रथा के द्वारा प्राण त्याग देता है। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार शासक बन जाता है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल भी पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में अकाल पड़ गया था। इसके बाद आए इनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार 298 से लेकर के 272 तक बिंदुसार का शासन रहता है। देखते हैं इनके बारे में। तो बिंदुसार जब गद्दी पर बैठता है, यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेटस कहा गया है। अमित्रोचेटस का मतलब अमित्रघात। वायु पुराण में इसे मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए कि यूनानी लेखों में बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया, वायु पुराण में मद्रसार कहा गया और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। अब यदि आप लिखित परीक्षा लिख रहे हो BA MA में, तो आपको करना क्या चाहिए कि इन सबको ब्लैक पॉइंट से अच्छे से लिखना चाहिए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीतापूर्ण संबंध बना रहा। डाइमेकस और डायोनीसियस दो विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए थे। डाइमेकस और डायोनीसियस। डाइमेकस कहाँ से आया था? तो डाइमेकस सीरिया से आया था। डायोनीसियस कहाँ से आया था? तो ये मिस्र से आया था। मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस को भेजा था। टालेमी फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके बाद आगे बात करें तो स्टेबो के अनुसार जो सीरियाई शासक था एंटीयोकस, एंटीयोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी सीरिया के शासक थे एंटीयोकस और उन्होंने अपना राजदूत भेजा डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत को भेजा था। उनका राजदूत कौन था? डायोनीसियस, जिसकी चर्चा अभी हमने पहले की है। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के बीच संबंधों का वर्णन किया है। किसने किया है? कौन सा ऐसा शासक है जिसने यूनान और भारत के राजनयिक संबंधों का वर्णन किया मौर्य काल का? तो एथीनियस। एथीनियस नाम के एक यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के बीच संबंधों का वर्णन किया है। और उस मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का जो वर्णन किया इसने, उसमें कहा कि जो भारतीय शासक बिंदुसार था उसने 3 चीज़ें मांगी थी। मीठी मदिरा मांगी थी, सूखी अंजीर मांगी थी और एक दार्शनिक मांगी थी। और इन तीनों में से जो सीरिया के राजा थे उन्होंने 2 चीज़ें दी। कौन कौन? मीठी अंजीर दे दी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर 2 चीज़ें दे दी।
और उन्होंने तीसरी चीज़ अर्थात दार्शनिक नहीं दिया। ये कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, यानी हम लोग दार्शनिक नहीं खरीदते बेचते हैं, और चूंकि आप मांगे हो इसलिए हम भेजें, तो ये एक हिसाब से क्रय विक्रय हो गया। दिव्यावधान कहता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। तक्षशिला, अब ये तक्षशिला की बात आ जाती है, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो तक्षशिला वह जगह है जहाँ पर सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया था, और उस समय तक्षशिला के शासक कौन थे? तो राजा आम भी तक्षशिला के शासक थे। तीसरी बात, ये वही तक्षशिला है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ने गए थे। ये वही तक्षशिला है जहाँ पर चाणक्य पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? तो राजनीति शास्त्र पढ़ाते थे। आगे आइए देखते हैं। तो 2 विद्रोह जब बिंदुसार के समय में हुआ, इसका वर्णन दिव्यावधान में है। तो उसका दमन करने के लिए जो पहली बार अशोक को भेजा गया था और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यावधान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी भी निवास करता था। किसके समय में? बिंदुसार के समय में एक आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी निवास करता था। तो इतनी बातें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जान लिया है, मोटी मोटी, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके बाद के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर हम लोग जो मौर्य वंश है, मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिकता का वर्णन करेंगे, अशोक के अभिलेखों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह से मेरी कोशिश यह है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करा दिया जाए, और अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो आपका रिवीजन करवा दिया जाए। जय हिंद।